अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोबाइल साहब में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वो खिताब जो 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर उन्होंने लाल किले की फसील से देश को संबोधित किया, मुखातब किया, एड्रेस किया। तो इस पर हम बात करेंगे, उससे आगाज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी अहम, एक तो प्रधानमंत्री का वज़ीर आज़म का खिताब और काफ़ी तवील भी रहा। उस पर हम बात करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बड़ी अहम बातें की हैं। वो क्या क्या बातें रही उसकी हम चर्चा करेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और शायद आपको यानी बताने की भी कोशिश करेंगे उसका पस मंज़र क्या हो सकता है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे और फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ने एक यानी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ भी की है जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आज रद्द अमल आया, उस पर भी हम बात करेंगे। और बिहार में 17 अगस्त यानी कल से अपोजिशन की जानिब से इंडिया इत्तेहाद की जानिब से वोट अधिकार यात्रा का आगाज़ किया जा रहा है। 1300 किलोमीटर की ये अंदरून जो है एक यात्रा होगी जिसमें वोट चोरी का मामला और लोगों के वोट के अधिकार और हक के हवाले से एक यानी शऊर बेदारी कहें या फिर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इस वक्त एक तनाज़ा चल रहा है, जो मामला चल रहा है, इस हवाले से अपोजिशन की जानिब से लोगों में एक जागरूकता पैदा की जाएगी और उनके हक के हवाले से उनको जो है उनके शऊर को बेदार किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ इनके साथ क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने जा रहा है उस पर भी ये शऊर बेदारी करेंगे। और इसके बाद इंटरनेशनल खबर की बात करें तो बड़ा अहम इवेंट रहा अलास्का का। अमेरिकी सदर और रूसी सदर की मुलाकात हुई और इस मुलाकात पर सभी की नज़रें लगी हुई थी, सभी की तवज्जो इसी तरफ मरकूज थी। मुलाकात तो कहा जा रहा है दोनों के मुताबिक के बड़ी पॉजिटिव रही, कंस्ट्रक्टिव रही, लेकिन जो मकसद था वो मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद को बनाए रखा जा रहा है, बिलखुसूस अमरीकी सदर की जानिब से, कि बहरहाल ये बात ख़त्म नहीं हुई है और जो कोशिश है यूक्रेन और रूस की जंग के ख़ात्मे के हवाले से वो जारी है। और उन्होंने काफ़ी देर तक फ़ोन पर भी बात की यूरोपीय लीडरान से और ज़ेलेंस्की से, और ये भी कहा कि ज़ेलेंस्की के हवाले से कहा कि ज़ेलेंस्की ये बीच में जो है कहीं ना कहीं रुकावट बन रहे हैं क्योंकि इनके इनसे जो पेशरो सदर थे उन्होंने इनको काफ़ी ट्रॉफीज़ दे दी हैं जिसकी वजह से वो ख़राब हो गए। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या उम्मीद हम कर सकते हैं, क्या तवक्का है यूक्रेन वॉर के रोकने के हवाले से, और इसके साथ साथ क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को छेड़ रहे हैं। अच्छी बात भी कर रहे हैं तो उसमें भी भारत को घसीट रहे हैं, कोई ख़राब भी मूड रह रहा है तो उसमें भी भारत को घसीट रहे हैं। और इस अंदाज से यानी डिप्लोमेटिक जो एक लैंग्वेज होती है इस अंदाज से मुखातब कर रहे हैं जो हमारी तौहीन हो रही है। लेकिन बहरहाल तौहीन है या नहीं है ये भी हम अपने मौजूद मेहमानों से समझेंगे कि वाकई हम इसको तौहीन समझें या ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रंप हैं, वज़ीर आज़म के दोस्त हैं, इस अंदाज में बिला तकल्लुफ़ बात कर देते हैं तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। बहरहाल ट्रंप ने कहा है कि रूस ने एक अपने तेल के ख़रीदार को खो दिया है और वो है इंडिया। और चलें ये भी कहा है कि हम 25% जो इन पर जुर्माना आयद करने का हमने बात की थी, वो 25% जुर्माना, 25% टैक्स नहीं जुर्माना, वो जो है हम इन पर बर्खास्त यानी विड्रॉल कर लेते हैं यानी बख्शिश। बहरहाल इस तरह का ऐसा महसूस हो रहा है हमको, इस पर भी हम बात करेंगे मेरे साथ। और फिर आखिर में गाज़ा की सूरत हाल की बात होगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम माजिद साहब। मैं माई साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माई साहब अस्सलाम वालेकुम। माई साहब के साथ हमारे साथ काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी मसरूफियत में थे सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब। मैं वाहिद साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि माजिद साहब और वाहिद साहब के दरमियान जो है, क्योंकि सहाफ़ी हैं तो नज़रियाती अख्तिलाफ़ भी होता है, टकराव भी होता है, तो खुलकर आज के बहुत दिनों के बाद जो है दोनों एक साथ हैं तो उम्मीद करता हूँ कि टकरा जाएंगे। नहीं टकराते तो फिर बहरहाल शायद ऐसी बातें होंगी जिसमें कोई टकराव की बात नहीं होगी, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि ज़रूर टकरा जाएं क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिसमें इख्तिलाफ़ राय हो सकता है। मैं आगाज़ करूँगा माजिद साहब से और माजिद साहब से ही जानना चाहूँगा। माजिद साहब, प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने लाल किले से मुखातब किया देश को और जो बातें की उस हवाले से
बुनियादी तौर पर वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स की बात हुई, देश की तरक्की की बात हुई, जीएसटी में इस्लाहात की बात हुई, और विकसित भारत के हवाले से नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के हवाले से लॉन्चिंग की गई स्कीम की। लेकिन दरअंदाज, ये बुनियादी तौर पर दरअंदाज नौजवानों की रोटी रोज़ी छीन रहे हैं। ठीक है, घुस बैठिए, बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ठीक है, एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए मुल्क की जो डेमोग्राफी की जो उसको जो है चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप बात कर रहे थे हमारे फाजिल पैनलिस्ट जो काफ़ी मशहूर भी हैं, वो हैदराबाद में उनकी एक बड़ी लॉबी भी है, वाहिद नसीम साहब। लॉबी है? हाँ हाँ, ठीक है। उनका एक ग्रुप है, क्लब है उनका, माशाल्लाह काफ़ी है लोगों की। देखिए, जो लोग जब किसी को पसंद करते हैं तो उसके तय अपनी जो है इस तरीके का अपना जो है एक तहनीत है उनकी एक मानों में। तो खैर मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन आप एक बात भूल गए हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक बात भूल गए हैं, देखिए, इख्तलाफ राय शख्सी इख्तलाफ नहीं होता। बिल्कुल। अभी अलास्का की जिक्र कर रहे थे अभी आप, तो इंतहाई एक दूसरे के मुनहरिफ, जबकि रूस तकरीबन अमरीकी सैंक्शंस, यूरोप के सैंक्शंस से मुतासिर है, लेकिन वो बैठते हैं। हालांकि ये इन दोनों के शख्सी इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक इशू के ऊपर इन लोगों के किस तरीके से आइडियोलॉजिकल भी फ़र्क है, हर तरीके का फ़र्क है, लेकिन बैठने में ठीक है, बराबर इख्तलाफ ज़रूर, जब हमारी अपनी बात होगी तो बराबर इख्तलाफ राय ज़रूर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरीके से आप गोदी मीडिया की तरह आप कांट झांट कर लो, भाई आप लोग मार तोड़ कर मैं लो। तो सहाफती इख्तलाफ की बात कर रहा हूं, नहीं नहीं शख्सी नहीं नहीं इख्तलाफ की नहीं, बात आप नहीं देखिए कर रहा। गोदी और मैंने मीडिया में इसका तो खुलासा भी नहीं नहीं, किया। आप देखिए आपके गोदी मीडिया में तो घूंसे लाता भी होते हैं, नई बात नहीं है। जी हाँ। घूस लाता भी देखे हमने। अरे मतलब ये क्या हो रहा है, नहीं चल रहा, लाइव चल रहा शो, घूंसे लाता मार रहे हैं एक दूसरे को, इस तरह का नहीं। यकीनन हम कोशिश करेंगे, गो कि हम मुहज़्ज़िब नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुहज़्ज़िब बनने की कोशिश करेंगे। ये रही बात आपके सवाल की। अब देखिए, ये 12वां खिताब था वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। 12 खिताब शायद किसी अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ आज़ाद हिंदुस्तान में जो इसने इतनी मरतबा जो है लाल किले से गया। अब देखिए, इनको बाबर की औलाद की, बाबर की संतान की बड़ी शिकायत होती है, लेकिन लाल किला तो कोई और किला बनाना चाहिए था इनको। 12 साल में तो 12 अच्छे किले बन सकते थे, फिर वहीं से क्यों बात की गई इनको तो पहले शर्म आनी चाहिए थी। सबसे बड़ी बात मैं उनके खिताब को 3 हिस्सों में बांटता हूँ। एक तो डेमोक्रेटिक चेंज की बात है, नंबर 2 आरएसएस की जो है तारीफ़ है, नंबर 3 कुछ लालच, जैसा आप जीएसटी वगैरह का जिक्र कर रहे थे। डेमोग्राफिक चेंज के बारे में देखिए, उन्होंने जो जहर उगला है, वो जहर यानी डेमोग्राफिक चेंज के माने ये होता है कि आबादी का जो तनासुब है वो इलाक़ाई वारियत से तब्दील हो जाना। हमारे साहब माज़रत के साथ, शायद वाहिद नसीम साहब को भी इस बार पर इतराज़ होगा कि हमारे प्रधानमंत्री है, तो उनके लिए जो अल्फाज हैं वो मतलब ऐसे नहीं होने चाहिए जो मुनासिब ना हो। देखिए, मैं कोई ऐसे हुदूद को पार नहीं कर रहा हूँ जी, जिसको आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कह सकते हैं। आपकी पार्लियामेंट में तो गाली गलौज हुआ ना, अरे वो आतंकवादी फलां वादा आपके पार्लियामेंट में हुआ है, तो सुने, मोदी की पार्लियामेंट में हुआ है, वो भी नई पार्लियामेंट में हुआ है। लेकिन नहीं, मैं उसके बावजूद कोई किसी ने उसकी सरजनिश की, स्पीकर ने उसकी सरजनिश की, या किसी ने सरजनिश की, खुद पीएम ने सरजनिश की उसकी। लेकिन तो क्या इसका मतलब ये है कि हम भी वही नहीं, हम मैं तो नहीं बताया ना उन्होंने इस तरीके का है, बल्कि मैं नहीं बताया, मैं तो अपने हुदूद में रह के बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है मेरे क्या हुदूद है। अगर मैं हुदूद नहीं फाड़ूंगा, अगर मैं हुदूद फलांगता हूँ तो कानून अपना काम करेगा, बराबर करेगा, इसमें कुछ बिल्कुल सही है। तो ये डेमोग्राफी की गुज़िश्ता 3 साल से आसाम में पूरी तरीके से कामयाब कोशिश हो रही है, और सारी हिंदुस्तानियत पूरी खामोश बैठी हुई है इसके ऊपर। थोड़ा बहुत कभी जमात वाले इधर उधर कुछ थोड़ी बहुत हरकत दिखती है, चूँकि वहाँ लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया, डिटेंशन कैंपों में डाला गया, हत्ता कि साबिक फौजियों को तक छोड़ा नहीं गया। तो उनको किस तरीके से ढकेला जा रहा है, और वो बंगाली बोलने वालों को जो किसी मुल्क के दूसरे हिस्से में, अब देखिए 42,000 महाराष्ट्र से निकाले गए, गुजरात से 15,000 निकाले गए, दिल्ली के जो है वाहिद साहब तो जानते हैं जय हिंद कैंप, जब बंगालियों की आबादी है,
किस तरीके से वहाँ निकाला जा रहा है, बल्कि उनको ले जाकर जो है बांग्लादेश की सरहद पे फेंका जा रहा है। तो ये इनको एक इनको एक आसान मिल गया तरीका। अब इन्होंने कहा कि चलो मैं सारे मुल्क में करूँगा डेमोक्रेटिफिकेशन, जो काम इलेक्शन कमीशन बिहार में SIR के ज़रिए करना चाह रहा था, अब ये मिशन के ज़रिए, जो डेमोक्रेटिक जो है मिशन के ज़रिए, ये सारे मुल्क में बाकायदा तौर पर हुकूमत हिंद की तरफ से करेंगे। अब ये पूरा तरीके से अब क्या करते कर लो। तो ये चूँकि ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक ख़तरे की घंटी है। और देखिए और एक बात ये आपसे लास्ट इस पर जो है मैं आपको क्या तफसील नहीं, वो लेकर नहीं, भी मेरी एक बात, घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, तो एक बात बताऊं मैं, जी। घुसपैठिए है तो कहाँ आसमान से गिर रहे हैं या ज़मीन से नीचे से आ रहे हैं? आए तो अड़ोस पड़ोस से आएंगे ना। जी। अड़ोस पड़ोस में किसकी वजारत है? मोटू भाई क्या कर रहा है? उन्हें थालियां मारते बैठा हुआ है। उसकी BSF क्या कर रही है? उसकी फौज क्या कर रही है? वो तो अपना काम करते हैं, क्या काम करते हैं? कुर्बान करके वो जिम्मेदार है। हिफाजत उसका करते हैं। अगर वज़ीर आज़म का ये बयान आने के बाद अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए था। मेरी वजह से हुआ भाई, ये उसको लिंक कर रहे हैं बेरोजगारी से। बेरोजगार आप तुम लोगों की वजह से, बताइए कि कहीं भी, यानी अब और एक सेंस, मैं अभी एक देख के आ रहा हूँ, एक बिल्कुल जो है इनके चिंटू को देख के आ रहा हूँ। उन्हें क्या है, उसका डेफिनेशन दे रहा, घुसपैठिए इंट्रोडस कौन है? इंट्रोडस वो है जो बाबर की संतान है। ठीक है भाई, चलिए, अगर हैं तो ठीक है, तुम भी जो है आर्यन है, तुम भी जो है यहाँ से निकल जाइए, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। हम असली बात चिंते हैं, चूंकि ये अब एक सवाल पैदा हो जाएगा। अब ये लोग चूंकि माजी में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो बाबर की संतान अगर यानी दरअंदाज हैं, घुसपैठिए हैं, तो आप कौन है? पहले आप भी अपनी शिनाख्त बताइए, आप किधर से आए हैं, आपकी नस्ल कौन सी है? ये अब हमको देखो छेड़ना नहीं। एक महावरा है, मखोला है हैदराबादियों का, किसी को छेड़ो नहीं, कोई छेड़ो तो छोड़ो नहीं। तो हम भी जो है अब पूरी तरीके से हम भी जो है अपनी चीज़ें तैयार रखें। अब किसी हद तक जा सकते, जानिए। ठीक है, मैं वाहिद साहब से जानना चाहूँगा। वाहिद साहब, प्रधानमंत्री ने तो ये नहीं कहा ना, घुसपैठिए कहा, इंट्रोडर्स कहा, और दरअंदाज हम उर्दू में उसको कहते हैं। तो दरअंदाज कहा जा रहा है, क्यों एक ये इसको बावर किया जाए कि बाबर की संतान तो उन्होंने नहीं कहा, और ना ये कोई एक ख़ास वर्ग के हवाले से या कम्युनिटी के हवाले से बात है। भाई किसी भी मुल्क में अगर गैर कानूनी तौर पर कोई अगर घुसपैठिए होते हैं, अमेरिका में तक जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो भारत में भी बहुत से लोग हैं, तो उनके खिलाफ उनके हवाले से प्रधानमंत्री जनता को बता रहे हैं कि ये बड़ा संगीन मसला है, बहन बेटियों को निशाना वही बना रहे हैं, रोज़ी रोटी वही छीन रहे हैं, और आदिवासियों की ज़मीन भी वही छीन रहे हैं। तो बड़ा संगीन मसला है सारे देश के लिए। तो इसकी वजह से प्रधानमंत्री ने सारे देश को इससे आगाह किया, खबरदार किया, तो इसमें बुरा क्या किया? अच्छा, नहीं देखिए, सिर्फ एक ही बात अगर हम जाते हैं तो मेरे ख्याल से, चलिए मैं कोशिश करूंगा कि दूसरी बातों को भी प्रधानमंत्री साहब की जो है, हाँ बिल्कुल, ऐड कर दूं, पर इसे बिल्कुल आपके जवाब को मैं पहले देता हूं। देखिए, जो एक शब्द बोला जाता है, एक घुसपैठिए या जो भी कहा जा रहा है, या बाबर की औलाद कहा जा रहा है, आपको पता है कि एक माइंडसेट जो है वो 1, 2, तीसरी जनरेशन तक जो है वो डिलीवर करके लाया गया है, और उसको सिर्फ वोट देने के लिए, ये बीजेपी के साथ लामबंद रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद GST की सुविधा हो ना हो कोई परवाह नहीं है, उसको खाना मिले ना मिले कोई परवाह नहीं है। 11 साल में सरकारी रोजगारों की जो फहरिस्त है उसी में पाबंदी लग गई हो, मतलब ताला ही बंद पड़ा हो, या फिर अगर पेपर होते हो तो अगले दिन लीक कर दिए जाते हो। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद आप देखेंगे कि जो कैडर वोट है, देखिए कैडर वोट जितना जीत का है नहीं है, क्योंकि अब कोर्ट भी जिस तरीके से हरियाणा वाला EVM मंगा के फैसला किया गया, तो इस जबरदस्ती के बहुत सारे लोग जिता रखे हैं, मगर जितना कैडर है, कैडर जो है उसको बनाए रखने के लिए इन शब्दों को बोलना जरूरी है। अब वो क्या चाहते हैं कि मीडिया में तमाम किराए मुसलमानों को लाया जाए, भाड़े के मुसलमानों को लाया जाए, और उनको जो है विरोध करवाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि टीवी पे विरोध करने से कोई मतलब नहीं। अगर राहुल गांधी टीवी पर विरोध करते, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर नहीं लड़ रहे होते, और पूरी की पूरे वकील
फौज नहीं खड़ी हो गई होती महंगे वकीलों की, टॉप वकीलों की, तो आज मेरे ख्याल से सिर्फ उसके जो टीवी पे डेमोस्ट्रेशन किया था भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। दो ही बातें हैं बाकर साहब, ईमानदारी से दो बातें हैं कि आपको अगर लगता है कि भाई जो नाजायज हो रहा है असल में वो इंडियन है जिनको बांग्लादेशी या विदेशी बताया जा रहा है, और उनको विदेशी बताने की वो एक ऐसी बात की जा रही जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में नहीं आती है, तो आपने इन बातों पर ऐसे लोगों पर कितने बड़े वकील करके कितने आपके पास लीडर है, कितने आप लामबंद हैं, किस तरीके से आपकी जो ये लड़ाई है इसकी रणनीति है, इसमें इक्का दुक्का जाके वो चैनलों पे जो है, देखिए मैं भी एक दूसरे चैनलों पे जाता हूं, पर ये जो नेशनल चैनल है इन पे नहीं जाता हूं। उसकी वजह ये है कि एंकर जो है वो आपको बोलने ही नहीं देगा, को पैसे दे देगा आपको 5,000 के 50,000 दे देगा एक सिटिंग पे, पर वो गाली खाने जूते खाने के लिए देगा आपको, अपने लोगों को खुश करने के लिए, तमाशे के लिए जो है मतलब जिस तरीके से एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी जिसमें बंदर जो है वो इंसानों की तरह होते हैं और इंसान बंदरों की तरह होते हैं। तो वो एक इंसान के बच्चे को ले जाके पकड़ के लेके जाते हैं और उससे अपने बच्चों को खिलाते हैं, उसे पिंजरे में बंद करके, जिस तरह हम बंदर को अपने बच्चों को दिखाते हैं। इसी तरह मुसलमानों को जो है टीवी पर लेके आया जाता है, उनको बंदर बनाया जाता है, वो बंदर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको खुराक मिल जाती है, दिमागी तौर पे इनके बच्चों को खुराक मिल जाती है। वो बड़े देखो इसको क्या किया, एंकर बोलने नहीं देता। तो सवाल ये उठता है कि पहले भारतीय मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी के लोगों को, खासतौर से नॉट माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम्स को एक रणनीति, एक जहनी तौर पर जो है वो डेवलप होना होगा, एजुकेट होना होगा, उन्हें पता होगा कि डेमोक्रेसी में कैसे लड़ा जाता है, कोर्ट में कैसे लड़ा जाता है, एक रणनीति या चेन कैसे बनाई जाती है, एक रणनीति की जरूरत है। आपके पास लीडरशिप जीरो है, आपके जो कम्युनिटी है उसमें बेदारी या शऊर के नामो निशान नहीं है। मगर अलबत्ता जब इनको कोई आईना दिखाता है तो ये उसको जूते मारते हैं, गाली देते हैं। जब इनको लीडर चाहिए तो कम से कम साहबी इकराम चाहिए, चलेगा नहीं, या कोई कुतुब और गौस का वली चाहिए। मगर ये जाके अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, फला को, ढिका को, सबको वोट देंगे, वहां इनकी कोई दिक्कत नहीं है। इवन बीजेपी को भी देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल ये है कि कमियां इस वक्त ज्यादा जरूरी ये है, इस पे काम किया जाए कि आप इसको रोक कैसे सकते हैं, बयानबाजी से नहीं। आपकी लीडरशिप होनी चाहिए, आपकी चेन होनी चाहिए, आपके पास वकीला होने चाहिए, जो आपके लोग दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं। जो झूठ मूठ जो है की हमदर्दी करने के नाम पे एक शैडो मीडिया खड़ा हुआ है, उनकी कमाई करवाने के लिए इनके पास पैसे होते हैं। आपको जो है डोनेशन करने के लिए, पार्टी बनाने के लिए, आने के लिए इन लोगों के पास न चंदा होता है, न पैसा होता है। तो कुल मिला के भटके हुए लोग हैं बाकर साहब, आप बुरा मानो या भला मानो, भटकी हुई कौम को भी भटका हुआ ना कहूं तो देखे जो इनके साथ वो इनके एजुकेशन, इनकी लापरवाहियां, इनकी बिल्कुल भटक जाना, ये वो दौर है जिस तरह भाई साहब ये ठीक है, एक प्रॉब्लम को आप पेश कर रहे हैं और इस हवाले से चिंतन मंथन होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल मेरा रह जा रहा है ना, मतलब प्रधानमंत्री का जो एक पोजीशन, उनका जो ओहदा है, उसके हवाले से वो जो कह रहे हैं तो उस पर जो है उस पर एतराज भी हो रहा है, उनका कोई नियम, उस पर एतराज भी हो रहा है, उसकी मीनिंग को भी हम समझना चाहते हैं वो क्या बोल रहे हैं, तो वो बताएं आप। एक बात आपने पकड़ ली, आप उनकी तीनों बातों को डिस्कस करें। जी बताइए प्लीज, आप, मैं चाहूंगा कि आप उसको डिस्कस करें। बात ये है, चलिए उन्होंने ये बोला, ये तो बोला किसके लिए, वोटर के लिए कि तुम तैयार रहो, उग्र जो है जो कुछ हम आपसे वादा करते आए हैं, मतलब इन्हें आपको दे देंगे, भला कर देंगे, बाहर फेंक देंगे, उसके लिए खुश हो जाओ। एक पॉइंट तो ये था, ये इलेक्शन कैंपेन था पूरा। उसमें जो है उन्होंने अगला काम क्या किया, अगला काम ये कि मैंने ये तय कर लिया है, मैंने अपने आप से खुद से वादा कर लिया है कि मैं 2035 तक ये करूंगा। भाई उन्होंने नहीं, जनता से कोटि मतलब उन्होंने जो है उनका थैंक यू बोला, मगर उनको मुझे जिताओ, मुझे 10 साल और डेमोक्रेटिकली चुन के, ये नहीं बोला। उन्होंने बोला मैं रहूंगा, मैंने तय कर लिया है। उनको चुन दिया क्या 10 साल के लिए? आगे भी जनता ने नहीं किया। उसका मतलब उसके पीछे कोई बहुत बड़ा उनका इरादा, तुम चुनो या न चुनो, मैं 10 साल तक रहूंगा। ये मैसेज जो है इलेक्शन कमीशन को है, ये मैसेज सुप्रीम कोर्ट को है, ये मैसेज जो है विपक्षी पार्टियों, मैसेज आरएसएस को है कि तुम मुझे अगर 17 सितंबर को रिटायर कराने का प्लान बना रहे हो तो मैं नहीं जाने वाला। तो ये मैसेज उनके लिए जा रहा है।
दूसरा मैसेज ये है कि हम अपना एक इंजन बनाएंगे। 1984 से भारत ने ये इंजन बनाने की तकनीक डेवलप करने की बात की थी, 1984 से। हालांकि 1984 से पहले जो है वो डेवलप हो रही थी चीजें। 1984 राजीव गांधी के बाद जब हमने बनाने की जो है तेजस को, तो इंजन हम आज तक खरीद तक नहीं पाए। सुनिए, 1984 से आज तक हम इंजन खरीद नहीं पाए, बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो सवाल ये उठता है कि ये जुमलेबाजियां हैं जिनका जमीन पे एक ही असर है कि उनके काडर वोट पर असर होना चाहिए, उनकी जो मशीनरी है जो उनके खिलाफ जा सकती है समझ में आ जाना चाहिए। मैंने तय कर लिया 35 तक रहूंगा, तो तुम लोग मेरे खिलाफ जो है कार्रवाई करने की कोशिश मत करना, वरना टांग दूंगा। जहां तक रही बात ऐसा तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि ऐसा तो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है। प्रधानमंत्री ने तो बड़ा सलीस अंदाज में मैसेज दे दिया, खबरदार कर दिया। वही बात मैं माजिद साहब से जो मैंने अभी अर्ज किया, वही आपसे भी यही कहूंगा कि ऐसा तो सारी चीजें नहीं कही प्रधानमंत्री ने, तो सीधी सीधी बात कही है। ये थोड़ी उन्होंने कहा कि 35 तक मैं रहूंगा। साल के लिए आपको चुना ही नहीं जनता ने, आप खुद तय कर सकते हैं। ठीक है, चलें, ये अपोजिशन की वही बात आ रही है। आप भी जो बात कर रहे हैं वही बात हो रही है। जो अपोजिशन इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल खड़ा कर रही है, इलेक्शन कमीशन के जो प्रोसेस पर जो सवाल खड़ा कर रही है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी हवाले से माजिद साहब से जानना चाहूँगा, फिर आपसे भी। बिहार में जिस तरह से SIR के हवाले से, SIR का तो खैर अपना ज़िमनी तौर पर जो मामला है, लेकिन इसके साथ साथ जो वोट अधिकार के हवाले से जो यात्रा का कल से आगाज़ किया जा रहा है और लोगों को ये जो है मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सब इससे जुड़ जाएं वगैरह वगैरह, तो इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? भाई साहब जो कह रहे हैं उसको जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये जो है पूरा ये इन्होंने समझ लिया है, इन्होंने सारी जो है मैच फिक्सिंग कर ली है कि यही रहने जा रहे हैं। तो इसको किस तरह देख रहे हैं भाई साहब? और लोगों में क्या वाकई ऐसा कोई एक जागरूकता या फिर इस हवाले से कोई आगे आना, या सिर्फ अपोजिशन पार्टियों का जो है मामला है और वहीं तक ख़त्म हो जाएगा ये? देखिए, मैं SIR पे आने से पहले एक बात बताना चाहूँगा जो PM के एड्रेस से मुतालिक है, उनके खिताब से मुतालिक है। इन्होंने दो तरीक़े से तीर चलाए RSS पर। एक तो जैसा कि अभी हमारे फाजिल पैनलिस्ट कह रहे थे कि तुम क्या मुझे 75 साल के बाद चुनाव कर सकते हो, मैं मतलब हटा सकते हो, कोई मैं सकती नहीं है। दूसरा, उन्होंने RSS को NGO कहा। यानी ये तहजीबी एक हिंदू रेनेसांस की जिस तरीके से 100 साल पहले जो कुछ तहरीक चली थी, और फिर देखिए हम आज़ादी के सालगिरह मना रहे हैं और आज़ादी में इनका जो रोल मशकूक बल्कि मुखबिर का रहा और जो है माफ़ीनामा देने वालों का रहा इनका। ये रोल था। वैसे रोल को उन्होंने आज़ादी के दिन ये कहते हुए, उनके रोल की ये कहते हुए कि NGO और तहजीबी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इस तरीके से उन्होंने उसको औकात दिखा दी कि भाई तुम NGO हो यार, NGO के तरह से रहो, तुम ज़्यादा आगे मत बढ़ो। यानी ये भी है एक बारगेनिंग टैक्टिस है वो। ठीक है, वो जुमले हैं, सही है नहीं है वो अलग सवाल है, लेकिन जहाँ तक बिहार में, तो आप देखिए एक बड़ी रात जैसा आपने जिक्र किया 1300 किलोमीटर की रात, ये बिहार की जो पॉलिटिकल हैसियत है वो बहुत असर करेगी। क्योंकि देखिए आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ, 23 अप्रैल को साहब जो है अहम मीटिंग छोड़कर जो है बिहार में आ गए जी। और जब से मुसलसिल, और बिहार में ये 5वां दौरा है इनका, शायद चौथा या 5वां, ठीक है। तो ये उनको अंदाज़ा है कि भाई, और इस तरीके से माहौल बना रहे हैं और नीतीश के जो है उन्होंने तलबे निकाल रहे हैं, काट रहे हैं, उसके चिराग को ऊपर लगा रहे हैं। तो ये एक इनकी टैक्टिस ये है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में गेम खेला गया था, शिवसेना को पहले दोस्त बनाया, फिर उसके बाद उसको जो विलन बना दिया, अब इस तरीके से नीतीश को तो अब दोस्त है, अब कुछ दिन के बाद नीतीश जो है विलन बनने का उनका जो प्लान है, चिराग को ले लेके जो है अपनी बत्ती आगे बढ़ाने का चक्कर है इनका। तो ये इस पूरे माहौल में जो रोल, अब अक्सर आप कई डिबेट्स में मैं देखता हूँ कि जब ये मामला ख़राब चल रहा है, आपको मालूम है कि पहले EVM के ऊपर आप निशान लगाते थे, अब तो खैर फिर यानी खुद जो है कमीशन पर सवाल लगा रहे हैं, तो क्यों बाइकाट क्यों नहीं करते, ये आपकी अक्सर बात होती है। तो अब देखिए, जैसा कि अभी साथी हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि राहुल गांधी ने जो मेहनत की, उसका इंकशाफ जो किया उन्होंने, जो
आपके मुताबिक दावे हैं लेकिन वो हकीकत है वो, तो उसका उन्होंने उसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया उन्होंने? टीवी पर कहा उन्होंने, सिर्फ भाई साहब कह रहे हैं कि सिर्फ टीवी पर, टेलीविज़न पर आकर नहीं है, नहीं नहीं होगा, नहीं काफ़ी हुआ, नहीं हाँ होगा। नहीं है। तो उन्होंने जिसका इंतखाब किया वो पब्लिक का फोरम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उसके बाद पब्लिक के लिए उन्होंने सोशल मीडिया को ओपन किया। अब देखिए कितनी एंट्रीज आ रही हैं। जी भाई साहब, माजरत के साथ ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम देश की भी बात करेंगे, विदेश की भी बात करेंगे, जो अहम खबरें बनी हैं पिछले 24 घंटों में उस पर भी नज़र होगी, और जो इश्यूज़ बने हुए हैं संगीन किस्म के उस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। मैं माजिद साहब से चाहूँगा कि आप अपनी बात को माजिद साहब कंटिन्यू करें। जी प्लीज़। ये तो उन्होंने ये मसले यानी जो जो उन्होंने जो मेहनत की थी, वो भी एक पार्लियामेंट के एक असेंबली हल्के के ऊपर उन्होंने 6 महीने की मेहनत के बाद ये खुलासा किया है कि उसमें 1,250 वोट फ्रॉड के, चोरी के वोट हैं। इस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से बीजेपी की मदद करने वाला बताया और कहा कि ऐसे कई हल्के हैं, 24 या 25 हल्कों का मामला है जहां वोट चोरी के साथ ये हुकूमत आई है, और ये हुकूमत चोर हुकूमत है, इसको इख्तियार पर बैठने का हक नहीं है। ये बिल्कुल इस तरीके की बात की गई है। फिर कांग्रेस के एक तर्जुमान की तरफ से भी आया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें इंटरवीन हो, और इस पहले उनके दस्तूरी बहरान है उनके मुताबिक। तो चूंकि ये, उसके बाद मैं भी जिक्र कर रहा था कि जो सोशल मीडिया का ज़रिया जो है, जिसमें हर सेकंड में लोग सैकड़ों की तादाद में उसमें एक मूवमेंट चल रहा है जी। लेकिन इतना आसान नहीं है इनके लिए, क्योंकि जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे कि उन्होंने एक जो जहन तैयार किए कई सालों की मेहनत से, और वो जहन हर सिस्टम में है, आम पब्लिक में भी है, जुडिशरी में भी है, दस्तूरी इदारों में भी है, यूनिवर्सिटीज़ में भी है, हर जगह वो जहन उन्होंने पहले से ही तैयार कर लिए। तो उन जहन को रातों रात बदलना इतना आसान नहीं है। अब रही बात बिहार की, अब देखिए बिहार में एक तरफ आप देखिए बिहार में भी सूरत हाल मानसून की बहुत ख़तरनाक है। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, कई मुकामात पर खुद एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच पाया। अभी जो वीडियोस वगैरह जो आ रहे हैं बिहार के कई इलाकों से, ख़ासकर जो मगरबी और यानी माफ़ की शुमाली और मशरक़ी जो बिहार का इलाका है, जो गंगा जहाँ से बहती है वहाँ, उस इलाकों में काफ़ी बड़े हालात ख़राब हैं। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं तारीख का इंतखाब किया SIR को लेने के लिए। फिर SIR के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो अलग सवाल है। तो अब ये इसके ज़रिए अदालत चाहे फैसला जो भी करे, ये अवाम के दरमियान जाना चाह रहे हैं। अब अवाम इससे 2 फ़ायदे हो सकते हैं। इससे खैर होगा नहीं होगा अलग सवाल है। एक तो ये कि दस्तूर को बचाने की जो इनकी मुहिम बहुत पहले से चल रही थी, आपको याद है, दस्तूर बचाओ एक मुहिम बहुत लास्ट ईयर ही शुरू करे थे, उसको एक तक़वियत देने का मकसद है ये SIR के ज़रिए। दूसरा, साथ 2 महीने में इलेक्शन भी है, नवंबर में शायद हो सकती है इलेक्शन, ये तो उस इलेक्शन की भी कैंपेन हो जाएगी इसके अंदर। तो एक तीर से 2 निशान इनको चलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी तक भी बीजेपी हो या इलेक्शन कमीशन हो, ये बैकफुट पे चल रहे हैं, चूंकि इन्होंने जो कुछ खुलासा किया गया है, खासकर वो महादेवपुर का जी, उसके बारे में वो जो दावे किए गए थे आपके मुताबिक, दावे तो आप अक्सर दावे कहते हैं ना आप, तो वो उसकी उन्होंने तरदीद नहीं की अभी तक। खाली वो कौन सी देवी उसकी देवी बताया कि नहीं, उन्हें एक ही बार वोट इस्तेमाल करी, वो एक वजाहत आई है। 2 बार का आप बोले थे, वो 2 बार नहीं है, 1 बार है। लेकिन महादेवपुर का जो 1 लाख का था उसकी अभी तक तरदीद नहीं हुई किसी। तो खैर, तो मैं समझता हूँ कि ये यात्रा से यकीनन बिहार की जो सियासत होने वाली है, इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स होंगी, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। ठीक है। अब हम सीधे बात करते हैं जो काफ़ी अहम है इसका, यानी सारी दुनिया के अगर हालात की बात करें तो उस पर भी ये मामला जो है असंदाज हो रहा है। और चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे दुनिया के अमन की बात हो, मेरी मुराद है यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है। एक जानिब यूरोप है, दूसरी जानिब अमेरिका है, तीसरी जानिब रशिया है, और फिर इसके साथ साथ एशिया भी है। भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो मुलाकात अलास्का में हुई है, इसको एक नौयत से कंस्ट्रक्टिव भी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ जो इसका मकसद था वो मकसद हासिल भी नहीं हुआ है। किस तरह से आपने इस अलास्का मीटिंग को दोनों सुदूर के दरमियान देखा है,
और क्या इसको आप किस तरह से आपको देख रहे हैं और क्या कहेंगे आगे के हवाले से भी? जी भाई साहब। ये कौन कह रहा है कि जो मकसद था वो हल नहीं हुआ है? ये सब सारी मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे वो मगरबी जो है मुबस्सिरीन हो, अभी जो मकसद यानी मुराद ये है कि फौरी तौर पर जंगबंदी के हवाले से कोई ऐसी हाँ, पेशरफ्त नहीं हुई, अब आगे के हवाले से सोचा जा रहा है। नहीं नहीं, तो उन्होंने तो जो है जंगबंदी का वादा करके तो ट्रम्प मीटिंग में ही नहीं आया। मकसद तो वही था, मकसद जो था वो उससे कैसे ज्यादा हुआ। कैसे हुआ? चले ठीक है, देखिए, बताएं। आप एक बात को थोड़ा सा पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जी। जिन्हें आप मुबश्शिरीन कह रहे हैं, आपको पता है मैं उन्हें क्या कहता हूँ? नहीं, कुछ ना कहें भाई साहब, छोड़ दोबारा दें, कहूँ छोड़ क्या? दे, जो जहाँ है जैसे है वैसे छोड़ दे, आप अपनी बात करें। आप मैं इसीलिए पूछा आपसे कि कौन कह रहा है, मुझे पता था आप क्या नाम लेंगे, तो मैं फिर वही बताना चाह रहा था आपको। अपनी अपनी आवाम के साथ, अपने के साथ ये मजाक छोड़िए, इनको मुबस्सिरीन और मीडिया कहना पहले तो बंद करिए। बेसिकली ये पिट्ठू है, पिट्ठू, टॉमी, शेरू, इस तरह से पुकारिए। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब ये इनके नाम है जो अब मैंने आपको बताया। अब आगे आते हैं। देखिए, व्लादिमीर ट्रंप मीटिंग को रोकने की लिबरल यानी उदारवादी यानी जिन्हें आप कैपिटलिस्ट कहते हैं, बाजारवादी, उनकी कोशिश थी कि किसी तरह ये मीटिंग खराब की जाए और ये मीटिंग ना होने पाए। और इसमें मैं जो रहस्य आपको बताने जा रहा हूँ, आप टॉमी, शेरू और ये मियाऊ, इनमें से किसी से नहीं सुना होगा, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। तो बेचारे पाल रखे हैं, और पाले हुए तो में क्या होता है आपको पता है? पाले हुए को थोड़ी पता होता है। एक जो शेर जो होता है वो जंगल में जाके शिकार करता है, उसको पता है कहाँ किस इलाके में कौन सा शिकार होगा, वो शिकार करता आ जाता है। ये टॉमी, शेरू, इनको थोड़ी पता होता है कि जंगल में क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात ये होती है कि ये जो हाथ, कई लोग मुझे सुन के बॉडी लैंग्वेज भी बताने लगे हैं, कुछ यूट्यूबर है, कुछ चैनल वाले हैं, अरे अपनी बॉडी लैंग्वेज तो ठीक, तुम डिप्लोमेट, तुम इतने बड़े लीडर्स की, जिनकी बॉडी लैंग्वेज को डिप्लोमेट और गूढ़ रहस्यवादी लोग सेट करते हैं, जिनके कितने चले जाएंगे वो भी तय होते हैं, ये सब बातें समझे बगैर इस तरह की बकवास करना, छछूंदर की औलाद है सब बेवजह के जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं। ट्रंप ने जब रेड कारपेट पर आते हैं, तो पहली बात तो यह है कि रोका गया, और सीएनएन ने जिस तरह की बदतमीजी की है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। क्या कितनी बड़ी सफल मीटिंग है और कितनी सफलता इसकी दुनिया को हुई है और कितने अमन को होने जा रही है वो भी बताता हूँ। मगर आपको जब रेड कारपेट पे आते हैं तो आ रहे होते हैं तो ट्रंप ताली बजा रहे होते हैं, और जब ताली बजा रहे होते हैं क्योंकि ट्रंप मेजबान है और एक अपने इक्वल या मतलब अपने इक्वल पावर को वो आते हुए देख रहे हैं, जो कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों को डील कर चुके हैं। वो आ रहे हैं, ये ताली बजा रहे हैं, प्लेजर बनता है कि ये अपने हाथ को डाउन करके और व्लादिमीर पुतिन का हाथ ऊपर लें। तो इन्होंने व्लादिमीर पुतिन का हाथ ऊपर लिया, अपने नीचे रखा, मगर उसे बैलेंस करने के लिए अपना बायां हाथ पुतिन के ऊपर वाले हाथ के ऊपर रखकर इसको बैलेंस कर दिया। दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। तो ये गधे हैं जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं, इन्हें सुनना बंद करें लोग बाग, इंसान बने तो ज्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब ये आगे बढ़ते हैं और तो अचानक व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, कैन आई गो विथ यू योर लिमोजिन, यानी मैं क्या आपकी कार में आपके साथ बैठ सकता हूं? ट्रंप, ये ट्रंप को, ये वो एक केजीबी का ट्रेंड सुपर डिटेक्टिव रहा है, उसको चकमा दे देगा अमेरिकी डीप स्टेट। उनकी साथ पुश्ते नहीं दे सकती, आज तक नहीं दे पाए, इसलिए तो वो अकेला बचा हुआ है। सवाल ये है कि उसने क्या किया कि उसके लिए अलग से लिमोजिन थी, जहां पुतिन का एक्सरे हो जाना था कि इसके पास कोई चिप तो नहीं लगी है, कहीं कुछ लगा नहीं है, कोई जो वो ऑडियो है स्कैनिंग हो जानी थी, बहुत सारे डाटे प्रिंट सब कुछ उस कार में ये वहां की डीप स्टेट हासिल कर सकती, मगर दैट इज द व्लादिमीर पुतिन। तो उसने क्या कहा, मैं तुम्हारी कार में चलूंगा और लिमोजिन होता जाए। सीएनएन ने 1 मिनट के अंदर चीखना शुरू किया,
कि डीप स्टेट का वो खतरनाक और जलील किस्म के लोगों का चैनल है, तो वो CNN भारत में भी है। वो जलील का है कि नहीं ये वाला मुझे पता नहीं, पर वो वाला जलील का है। तो वो चैनल है, चीखना शुरू किया उसने कि क्या तुमने ट्रंप के साथ बैठते हुए पुतिन के पास चेक किया, CIA ने चेक किया कि उसके पास चिप थी कि नहीं, उसके पास कुछ था कि नहीं। ये उखड़ गए क्योंकि उन्होंने बड़ा इंतजाम किया था व्लादिमीर पुतिन की लिमोजिन में, जिसको पहला चकमा दिया इन लोगों को, और ये तड़प उठे सारे के सारे। और उसके बाद वो क्या कहता है कि व्लादिमीर पुतिन को बेहतरीन इंग्लिश आती है। यानी उसने ये बात क्या कही कि ट्रंप ने और व्लादिमीर पुतिन ने लिमोजिन में, जहां वो सिर्फ थे, ट्रांसलेटर नहीं थे, उन्होंने क्या क्या बातें आपस में कर ली होगी, इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। दैट इज द, ये दूसरा झटका था। अब ये जो कार का सफर था लिमोजीन का, वो जाकर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद फिर वो आप एक खुशगवार माहौल वहां पर बन जाता है। वो अपनी तमाम 2 घंटे 45 मिनट तक बात चलती है। उन्होंने पान चीरे हैं, क्या वो अपने एक दूसरे के बच्चों का हाल पूछ रहे थे, क्या वो अपने माँ और बेटियों के जो है रिश्तेदारी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 2 घंटे 45 मिनट तक चली हुई मीटिंग को अगर कोई असफल बताए तो उससे बड़ा मूर्ख टॉमी हो नहीं सकता। ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि मूर्ख की बुद्धि जो है वो सीमित होती है। तो बेसिकली अब उसको वो इसीलिए वो उखड़े हुए हैं। तो अब ये इसने क्या किया कि इन्होंने बातचीत की, और बातचीत में जो एजेंडे इन्होंने सेट करने हैं कि एक तुरंत इस मामले को इस जमीन पे तय नहीं करते, क्योंकि पहल जो है रशिया ने की 10 साल के बाद कि वो अमेरिका की जमीन पे, और उन्होंने कहा ठीक है ये हमारे एजेंडे हैं, इस तरह हम जा सकेंगे, अमन ला सकेंगे दुनिया में। नेक्स्ट मीटिंग आइए मॉस्को, वहां इनको साइन कर जी। तो ये एक पावर बैलेंसिंग का जेस्चर है। अब सवाल ये उठता है कि जेलेंस्की जो इलीगल जो प्रेसिडेंट बना हुआ है, चुनाव कभी का खत्म हो चुका है, उसके टाइम पीरियड कभी का खत्म हो चुका है, वो वहां पर बैठ के ये कहे कि व्लादिमीर पुतिन तो रोज 11, 12, 15 किलोमीटर धड़ाधड़ जो है कब्जा करता चला जा रहा है। अरे कब्जा तो इसकी तयशुदा बात है कि जो कब्जा किया अब किया जा रहा है उसको छोड़ दिया जाएगा, जो इलाका रखना है स्ट्रेटेजिकली वो रख लिया, और अपनी तुमको बफर जोन बना के रखना है यूरोप के बीच में और अपने बीच में, वो बना के रखेगा, उसको तुम कैसे रोक सकते हो। मतलब जेलेंस्की हो शेरू हो, चाहे खुद ट्रंप हो या डीप स्टेट हो, आप एक बात समझ सकते हैं, यूक्रेन के अंदर इनके पास जितने घोड़े सब दौड़ाए, जितने एयर डिफेंस सब दिए, जितनी मिसाइलें थी सब दी, परमाणु छोड़कर, क्या वो काम कर पाई? नहीं कर पाई। क्या 1 इंच रूस को पीछे हटा पाई? नहीं हटा पाई। तो अगर जर्मनी पे, फ्रांस पे, ब्रिटेन पे कब्जा कर लेगा, तुम्हारी माँ की औकात है कि तुम उसको रोक लोगे? तुम समझते? ठीक है, आपका विश्लेषण यही है, आप यही कह रहे हैं, वो भी जरूरी है, ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए ऐसे शब्द ही जरूरी है। आगे चलते हैं। नहीं ठीक है, आपका एक तो यानी सारी बात सामने ये आ गई। मैं भी यही जानना चाह रहा था कि वाकईतन इस हवाले से किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो वेस्टर्न मीडिया में यही कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्टिव बात हुई है लेकिन नतीजा बरामद नहीं हुआ। अब ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप है, वो फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने क्या किया है मीटिंग में, बाकर साहब तमीजी की है, व्लादिमीर पुतिन को उखाड़ने की कोशिश की है उन्होंने। मिस्टर पुतिन जो हम क्या ये उम्मीद करें कि जो बेगुनाहों की जान जा रही है वो बंद हो जाएगी? क्या लोगों की जान लेना बंद कर देंगे? वो बेशरम मीडिया, वो जलील मीडिया जो जिनको आप कर रहे हो, क्या वो गाजा के लिए नहीं पूछ सकता? क्या ये ट्रंप से नहीं पूछ सकते हो कि रशियन मीडिया या और मीडिया जो है ये पूछे कि ट्रंप, मिस्टर ट्रंप, तुम इसको जो बच्चे मार रहा है उसको तुम हथियार के हो, तुम सारे के सारी दुनिया मिलके जो है गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर बेगुनाहों को पानी पीते हुए प्यासे बच्चों को बमों से मार रहे हो। जलील पत्रकारों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम व्लादिमीर पुतिन से पूछते हो जो कि एक भी सिविलियन बिल्डिंग पे हमला नहीं करता, जो कि एक सिविलियन को नहीं मारता है, उसको कहते हो कि बेगुनाहों की जान जा रही है? बेगुनाह नहीं, बल्कि वो फौजी है, वो ब्रिटेन के फौजी है, वो जर्मन के फौजी है, वो अमेरिकन के फौजी है, जिनको मार रहा है रशिया, व्लादिमीर। हाँ भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं माई साहब की तरफ जाऊंगा, यूक्रेन की मैं माई साहब की तरफ जाऊंगा। बिल्कुल, आपने जो बात की है, बात यही एक्चुअल हकीकी तौर पर माजिद साहब ये चीजें हैं जो भाई साहब कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का एक नरेशन बनाया जा रहा है और उल्टा जो है यहाँ पर वही चीज जो बेनियामिन नेतन्याहू के हवाले से इस मीडिया को करना चाहिए या फिर दुनिया का जो तर्ज अमल है वो चीज नहीं होती, लेकिन वहीं जो है जब व्लादिमीर पुतिन की बात आती है तो वो सारी चीजें खड़ा कर देते हैं। इस मुलाकात कितने मानवतावादी बन गए कि वो सिर्फ फौजियों के साथ लड़ रहा है, और जो ये सब
माँ बाप और बहन भाई इनके सब ये मिलके जो है चंदे दे दे के मरवा रहे बच्चों को, बेशरम। इनको तो मुंह नोच लेना चाहिए था, वहीं पकड़ के इनका तो मुंह नोच लेना चाहिए था। बिल्कुल भाई साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं टीवी है, बोल नहीं सकता, मैं बोलना चाहता हूँ इनको। यही चीज माजिद साहब कह रहे थे कि आपको रोकना जो है, जिन्हें आप मीडिया कहते हो, आप इनको, आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक है, ये दलील लोग हैं, ये मीडिया के लायक है, ये जूते मारने के लायक लोग। ठीक है माई साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? बहरहाल जो यानी जो सिनेरियो बना, जो मंजर सामने आया, तो आप उसका जाहिर क्या देख रहे हैं, पस मंजर उसका क्या देख रहे हैं? आपको क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि हम तो ये चाहेंगे कि भाई जंग कहीं भी हो, कत्ल कहीं भी हो, तबाही कहीं भी हो, वो रुक जाए। क्या आपको इस मीटिंग से ऐसे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं? देखिए, मैं जो सो कॉल्ड मीडिया से उसकी रिपोर्ट से हटकर जी, जो मीटिंग में अलास्का में जो कुछ इसकी जो कवरेज या उसकी वीडियो क्लिप्स जो कुछ आया, और दोनों क़ायदीन की जो बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो केमिस्ट्री, वो एक मुस्बित पहलू की तरफ जाती है। ठीक है, बिल्कुल। चूँकि देखिए, उनको जिस तरीके से विदा किया गया, विदा में तो खैर दोनों एक दूसरे का मुसाफा करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दायां हाथ भी उनके हाथ पे और रख दिया, यानी दो हाथ मिला दिए एक मानो में। जी। तो यानी इस तरीके से। और रही बात जिस जगह ये हो रहा था, उस जगह वो कमरों में से, एक कमरे में से ये निकले, वो कमरे में से निकले, एक दोस्त की तरह बहुत ऐसे इस तरीके का हुआ। और एक ये बात बताई गई है कि जो मीडिया में नहीं आई, कि इनके दरमियान जो 1 to 1 जो बात हुई वो हुई, और मीडिया में ये बात हुई कि भाई सबको हैरत ज़दा हो गई कि पहली बार ओपनली भी पुतिन ने अंग्रेजी में बात की, खासकर जो आखिरी वक्त, जो आखिरी मतलब विदा लेने से पहले जब मीडिया के सामने पेश हुए, तो बोले नहीं, अब मास्को में मिलेंगे अपन। इस तरीके का उन्होंने एक नोट इंग्लिश में बात की। तो खुद जो है मीडिया के लोग जब, हालांकि ये इंग्लिश में बात पहले से हो चुकी थी इन दोनों के दरमियान भी, तो उतना ताज्जुब डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हुआ जब वो अंग्रेजी में पब्लिक ये मीडिया के सामने बोल रहे थे, लेकिन मीडिया को बड़ा ताज्जुब हो गया, अरे ये इंग्लिश भी जानता है और बेहतरीन इंग्लिश जानता है वो भी। तो ये जो चीज़ थी, तो एक मानो में यकीनन ये एक पॉजिटिव पहलू है। अब रही बात इसका क्या होगा, देखिए, एक ही मुलाकात में प्यार हो जाना ये कभी भी मुमकिन नहीं होता। उसके लिए एक मुलाकात के साथ आपको डेटिंग करनी पड़ती है। डेटिंग कराते ना अक्सर, तजुर्बे आजकल तो नई नस्लों को तो हो रहा ही, पहली मुलाकात के बाद और मुलाकातें होती हैं और मुलाकातें होती हैं, उसके बाद जहाँ के जहाँ इश्क आपका जो है एक ऊंचाई पर जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक फितरी बात है कि पहली मुलाकात होते ही सब कुछ नहीं होने वाला है। और रही बात, ठीक है, गुज़िश्ता लास्ट फ्राइडे तक उन्होंने डेडलाइन दी थी, लेकिन कहा कि नहीं, हम जुमे को मिल रहे हैं ना, देखेंगे वो जी। तो ये और एक बात है। और एक बात ये है कि पुतिन की जो सेंस ऑफ सेक्रीफाइस है, अब मुझे ये बताया गया है कि अमेरिका और उसके जितने अलाइज हैं, यूरोप की यूनियन वगैरह के 527 सैंक्शंस है कहते, इतने आज तक किसी दुनिया के किसी मुल्क पे नहीं लगाए गए। यानी कई मिसालें दी गई किस तरीके के सैंक्शंस है, आपको बड़ा अजीब लगा मुझे भी, अरे यार क्या ये भी सैंक्शंस की चीज़ है क्या? ठीक है, हर फील्ड में सैंक्शंस लगा दिए जी। तो उसके बावजूद उन्होंने ये कंडीशन नहीं रखी कि भाई आप जो पहले सैंक्शन ख़त्म कर दीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ जी। उन्होंने कहा कि यस, आप बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये पूरे पहलू में देखिए, कुछ दिन पहले हम देखिए डोनाल्ड ट्रंप को, जैसा कि हमारे फाजिल पैनलिस्ट साहब ने बताया कि इनको गाज़ा की उतनी फिक्र नहीं है जितनी यूक्रेन की फिक्र है डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये तो खैर आप समझने की बात है। इन्होंने 15 दिन पहले अपने जो है एलची को भेजाया था मॉस्को, उसने पूरा ग्राउंड तैयार किया कि ठीक है, इस तरीके का होना, फला है, ये होना। उसके बाद ये हुई कि भाई वो पता नहीं ये बात हुई नहीं हुई, कुछ नहीं, लेकिन ये पूरी तरीके से बात बाद में सामने आई कि हाँ, पुतिन जो है आने को तैयार हैं, बातचीत करने तैयार हैं कहीं। फिर ये बीच में एक बात आई थी कि दुबई के जो है सदर साहब गए थे मॉस्को में, तो ये खबर आई कि नहीं, इनकी मीटिंग जो है दुबई में होने वाली है। उसके बाद इसकी कोई तरदीद भी नहीं हुई, लेकिन फिर अमेरिका की तरफ से आई कि नहीं, ये मीटिंग अलास्का में होगी, जो दोनों के लिए खुरबत भी है और दोनों जो है आसानी से मिल भी सकते हैं, और इसके लिए पूरे जो है पहले से तय हो चुका था ये सब मामला। तो अलास्का की मीटिंग के लिए पुतिन ने रजामंदी की विदाउट कंडीशन। आप देखिए, कोई कंडीशन नहीं लगाया उन्होंने, अलबत्ता ये कहा कि पहले मुलाकात कर लेंगे। अब मुलाकात में क्या क्या बात हुई, इसका खुलासा तो मीडिया को नहीं बताया गया। अलबत्ता ये बताया, ये चीज़ हो रही कि अब की बात जो होंगी उसमें ट्रिपार्टाइट मीटिंग होगी मॉस्को में जो होंगी, यानी उसमें शायद यूक्रेन का या फिर यूरोपीय यूनियन का भी कोई ना कोई हिस्सा होगा। अब इनको पीर को बुलाया गया, ज़ेलेंस्की को, वाशिंगटन आइए जनाब, आपको ब्रीफ करना है। वैसे
फ़ोन पर तो इनसे बात हो चुकी है, फिर यूरोपीय यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बातचीत हो चुकी है। तो अब ये मामला अब आइंदा जो है मॉस्को में कौन से, अब वो तारीख का भी ऐलान करेंगे, 1-2 दिन के अंदर वो हो जाएगा, कल ही हो जाएगा हो सकता है। तो उसके बाद ये आगे मॉडलिटीज़ कर रहे हैं। लेकिन एक बात पहले ही रूस ने कुछ दिन पहले कर, जब इनके एलची आए थे, इनके जो खासिद आए थे, कहा कि हम उन चीज़ों पर जहां हमारी स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है उसका हम तख्लिया करने वाले नहीं हैं, उससे हटकर बात कीजिए। और उसके बाद जब ये बात आई तो ज़ेलेंस्की का रवैया था कि जब तक हमारे इलाके हमको नहीं मिल जाते हम तैयार नहीं हैं। अरे भाई, तुम लड़ रहे कहाँ, तुम खाली एक मखोटा है, लड़ने वाले तो कोई दूसरे हैं। जैसा अभी कहा जा रहा था कि किराए के टट्टुआ हैं आपके साथ जो लड़ रहे हैं, किराए मतलब मुफ्त में दिया गया वो हथियार है, मुफ्त में दिया गया पैसा है जी। तो अब ज़ेलेंस्की का जो मामला है वो अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए भी परेशान हो जाएगा। मगर अब जंग तो किस तरीके से यूरोपीय यूनियन अगर अमेरिका के साथ अगर दे रही है तो मैं समझता हूँ कि माहिदा हो सकता है। लेकिन आगे चलकर जो उम्मीदें बनी है ये थी कि अगर ये बातचीत नाकाम हो जाए तो शायद हो सकता है कि जंग बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। लेकिन अब ऐसा दिखता है कि अब जंग, हालांकि हमले हुए, आज भी हम यूक्रेन पे हमले हुए हैं, जो निशाने पे मारना था मारे उन्होंने, लेकिन जिस तरह जो शिद्दत या जो तशवीश की बात थी कि जंग को जो है यानी आने वाले एक बड़े बहरान को टाला गया है इस मुलाकात के जरिए। ठीक है, बहरहाल ये उम्मीद हम कर सकते हैं। भाई साहब, अब यहाँ पर यानी यहाँ पर भी अब मैं फिर अपने देश की तरफ आऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या वजह है कि बार बार देश के हवाले से, मुल्क के हवाले से, भारत के हवाले से जिस तरह का एक लहजा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से कि वो कह रहे हैं कि रूस ने एक ख़रीदार को जो है खो दिया है। जब अच्छी बात हुई तो फिर ये बात क्यों कर रहे हैं कि ख़रीदार को खो दिया है और अब हम भारत पर जो 25% जो जुर्माना आयद कर रहे थे उसको विड्रॉल करते हैं। इसको इस हवाले से क्या कहेंगे कि इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं जो तरह से सब देख रहे हैं मैं उस तरह से नहीं देख रहा हूँ, मैं अलग तरह से देख रहा हूँ जी। मैं नहीं समझता कि अमेरिका को भारतीय आम आदमी से या भारत कोई दिक्कत है। मैं नहीं समझता कि रूस थोड़ा सा दूर हुआ है, मगर क्या वो भारत के नागरिकों से या भारत से हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। सवाल है कि अगर आप डिप्लोमेटिकली बंद कमरे में कुछ कमिटमेंट करते हैं और आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो फिर आपको उसके मतलब जो साइड इफेक्ट है वो झेलते हैं। सवाल ये भी उठता है कि जो तेल के खरीदार थे उससे भारत को क्या फायदा हो रहा था, सिवाय इसके कि एक्साइज ड्यूटी या कोई टैक्स, इसके अलावा क्या हो रहा था? क्योंकि खरीदार जो है वो प्राइवेट कंपनियां थी ज्यादातर। वो प्राइवेट कंपनियां जो है अंबानी की भी हो सकती हैं, अडानी की भी हो सकती हैं, किसी और की भी हो सकती है। तो वो कंपनियां खरीद किसके लिए रही थी? वो कंपनियां खरीद रही थी, यूरोप को ही बेच रही थी सारा तेल। वो जो है एक तरह से एक पेमेंट गेट का काम किया जा रहा था। इससे ज्यादा क्या था उस मामले में? क्योंकि भारत की जनता को उससे कोई लाभ हो रहा था क्या? भारत को क्या, वो अमेरिका नहीं जानता है कि वो तेल जो आता था वो रिफाइन होता था और उसके बाद उसको यूरोप डिलीवर कर दिया जाता था, क्योंकि यूरोप रूस के तेल के बगैर चल नहीं सकता था, गैस के बगैर चल नहीं सकता था। तो इसलिए जो है उनके लिए वो छूट देकर रखी गई। अब जो है सिचुएशन ये है कि अगर मान लिया, एक बात सोचिए, अगर कोई ड्यूटी तेल के ऊपर लगाई जाती है, रशिया के तेल लेने जाती है, तो वो इंपोर्ट अगर ड्यूटी की अगर आप बात करेंगे, जुर्माना छोड़ देते हैं, अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी की बात करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी तो ये है कि अमेरिका कौन सा भारत खरीदता है या रूस से तेल खरीदता है? नहीं खरीदता ना, वो ना भारत का तेल खरीदेगा ना रूस का खरीदेगा। यानी वो खरीदना किसी और को है, चाहे वो चीन को खरीदना है, चाहे वो आसपास के बांग्लादेश। भाई साहब, मैं माजरत के साथ मैं प्रॉफिट एंड भाई साहब प्लीज, जुर्माना जो लगाया जाता है उस जुर्माने को आप मान सकते हैं कि कोई एक्शन लिया गया है। तो ड्यूटी लगाने जैसा कोई एक्शन, अगर कोई 50% ड्यूटी की जो हम बात कर रहे थे उसका अमेरिका से कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि वो अपने ग्राहकों से ली जाती कि किसी दूसरे देश से बात। देखिए, मेरा सवाल देखिए, यहाँ पर ना मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ ना जो है हमको इजाजत इसकी। मैं सिर्फ सवाल यहाँ पर ये है कि हमारी जो खुद मुख्तारी है, फिर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से ऐलान कर रहे हैं कि भारत की, मतलब भारत ने तो नहीं कहा कि हम जो है सरकारी तौर पर कि जो है हमने बंद कर दिया है। वो ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत का यानी रशिया ने अपने गाहक को खो दिया है और हम जुर्माने को जुर्माना जो है बख्श देते हैं। ये क्या चीज है? प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ दीजिए आप जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो इसमें सैंक्शन लगाई गई थी
जी। उसमें भी क्या था, ये धमकी क्या थी, यानी कि जो लॉजिस्टिक यानी जो कंपनियां तेल लेकर आएंगी उन पर पाबंदी लगा दी जाएगी, उनके लाइसेंस जो है उनको करने दी जाएगी, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे यूरोप और अमेरिका में। और ये एक एक जो है ये एक बैक विंडो थी भारत के लिए, जिसमें ये कहा कि भाई हम तो तेल लेना बंद नहीं कर रहे हैं, मगर चूंकि तेल लेना बंद भी कर दिया कहते ही सार, क्योंकि वो लॉजिस्टिक तेल लाने वाले टैंकर ही अवेलेबल नहीं है। तो कमाल ये थी कि ये एक मिली जुली एक फ्रेंडली मैच है, इसमें बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर है कि अमेरिका ये जानता है कि भारत के उद्योगपतियों पर शिकंजा कसने से मौजूदा सरकार की हिल जाती है। तो ऐसे में अपनी जो पाकिस्तान या चीन के इस्तेमाल करने वाली स्ट्रेटजी है, चाहे वो क्वाड में हो, चाहे वो फिर ठीक है भाई साहब, 1 मिनट है बस, मैं माजिद साहब से भी जानना चाहूंगा जी। ठीक है, आपने बात मैं तो उसमें इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजी है, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, माजिद साहब किस तरह से देख रहे हैं जो कह दिया? देखिए, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का जो मामला होता है, जो उसके सामने झुकता है उसको और झुकाता रहता है, और जो नहीं झुकता उसको इज्जत के साथ बुलाता है। उसकी मिसाल अभी अलास्का में जो मीटिंग हुई पुतिन के साथ, क्योंकि पुतिन ने उनके सामने झुकने से इनकार किया, बल्कि पूरी तरीके से आंखें दिखाई उनको। मैं लाल आंख की बात नहीं करूंगा, हमारी लाल आंख तो हमारा पेटेंट है, उसके ऊपर दूसरा नहीं लगा सकता। 30 सेकंड दीजिएगा मुझे। जी ठीक है। मैं 30 सेकंड में सिर्फ ये कह दूं माजी साहब, रूस जो है यानी मसल पावर में अमेरिका से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इवन पूरे नाटो से ज्यादा ताकतवर है। तो वो पुतिन ने झुकने से मना नहीं किया है, अमेरिका को झुक के नहीं झुकना है, ये सोचना है, इस पर बात करें। ठीक है। तो ये है कि हिंदुस्तान हमेशा दबाव में डोनाल्ड ट्रंप के आता रहा, चाहे वो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला हो, फिर उसके बाद जो कुछ मामला हो, और फिर अमेरिका से तेल खरीदने की बात हो, फिर या रूस के साथ जो मना किया गया जो बात हो, हम खुल के मुखालिफत। जब और एक बात है, जो पाकिस्तान के साथ इनका जो मामला डोनाल्ड ट्रंप का हो, या फिर उनके दावे हों कि इतने जो है जंगी जट गिराए गए हैं, या फिर जंग रुकवादी मामले में है वो भी 30-35 मरतबा वो भी हुआ है। इस सारे मामले में हमारा जो रोल रहा और डोनाल्ड ट्रंप का जो रोल रहा, वो ये बात को बताता है कि जो झुकता है उसको वो और झुकाते हैं, और झुक रहे बल्कि ज़मीन दोस्त कर देते हैं उसको। जो नहीं झुकता है उसको तो फिर उसके साथ बराबरी के साथ रिश्ता बनाकर उसको इज्जत के साथ, बल्कि बड़े बड़े 2 हाथ के मुसाफे देकर उसको विदा किया जाता है। तो ये अमेरिका की पॉलिसी है, और हम पूरी तरीके से झुकते जा रहे हैं। अब आप देखिए, जंग कितनी बार उसने कहा मैंने रुकवा दी, इसका एक डोनाल्ड ट्रंप का डी नहीं लिया इन्होंने नाम। यार इतना खौफ, ये क्या आंख दिखाएंगे विश्व गुरु होते हुए भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। वाहिद वसीम साहब, आपने वक्त दिया। बहरहाल ये सूरत हाल है, चाहे मुल्क की हो, चाहे वो बैनुल-अक़वामी हालात हों। अब देखना यही होगा जो इश्यूज इस वक्त बने हुए हैं, बिलखुसूस इस तरह से हमने यूक्रेन और रशिया के वॉर के हवाले से बात की कि अब ये आगे का जो पड़ाव है, आगे का जो मरहला है, उसमें क्या कुछ मामला सामने आता है और जिसके ज़रूर असरात सारी दुनिया पर होंगे। बहरहाल ये वक्त ही बताएगा। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।